बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हैं। जबकि राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से आज कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब हिफाजती ज़मानत पर जल्द वतन वापस आएंगे और अदालतों से बरी होंगे। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से आज बताया गया है कि नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द वतन वापस आएंगे और हिफाजती ज़मानत पर और अदालतों से बरी होंगे। क्या बग़ैर किसी आइनी मुश्किलात के नवाज शरीफ साहब की वापसी मुमकिन है? अभी तो जी मामला जो है वो बढ़ रहा है निगरान हुकूमत की जानिब। नवाज शरीफ साहब की वापसी तो जब इलेक्शन का बिगुल बजेगा तो उस वक्त, और ये जो अगले चंद रोज़ हैं, इन अगले चंद रोज़ यानी 31 तारीख से आप शुरू करें तो इसमें इसी हफ्ते में यानी 31 तारीख से जो हफ्ता शुरू हो रहा है उसी हफ्ते के इख्तिताम तक हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी। यानी जो अगला हफ्ता है वो उसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि बहुत फैसला कुन और बहुत से मामलात उसमें तय होंगे। और मेरी पीपल्स पार्टी की चंद शख्सियात से, मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों से बात हुई और उसमें ये बात तो बिल्कुल तकरीबन मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है वो अच्छा ये ध्यान में रखें कि निगरान हुकूमत बनेगी शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज साहब के, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो भी नाम हैं मुख्तलिफ, ये लोग इस तरह से ले रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को नाम देने और फिर मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को देने और तय करने। इस तरह से नहीं होना, ठीक है। और इसमें यह भी हो सकता है कि कोई राजा रियाज साहब का नाम आ जाए, ठीक है। मैं जो बात बहुत दफ़ा जिसके ऊपर मैं एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ वो ये बात है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने नाम नहीं देने, ये शहबाज शरीफ साहब ने राजा रियाज साहब से डिस्कस करने, और राजा रियाज साहब जो है एक ट्रम्प कार्ड है उनके पास कि उनके तरफ से दिया गया कोई नाम भी आ सकता है, ठीक है। ये बात अहम है। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और उनके दरमियान तो क्योंकि उनकी तरफ से 3 नाम ही आने हैं ना, तो 3 नाम इनकी तरफ से जाने हैं। 3 नाम जो इनकी तरफ से जाने हैं वो हो सकता है उन्हीं की तरफ से दिए गए नाम हो, या हो सकता है उसमें कोई ऐसा नाम हो जो कि उनकी तरफ से ना हो, ठीक है। तो इसलिए जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातें उनके दरमियान गालिबन एक इत्तेफाक हो गया है। अच्छा, उस तरफ तो इत्तेफाक हो गया। अब रह गए हैं राजा रियाज साहब, और राजा रियाज साहब जो हैं उनके बाद जो नाम होंगे उन नामों पे भी नजर रखें गौर से, ठीक है। अभी क्योंकि अभी तक जो देखें सारा की सारी तवज्जो जो है ना वो अहबाब की इस तरफ है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो भी अहम है, इधर भी नज़र रखें, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि उधर से कोई नाम ना हो, इधर से जो है वो नाम जो इनके पास नाम हो उनमें से नाम चल पड़े आगे, ठीक है। तो ये इसलिए मामलात को उनकी सही पैराए में रखा जाए। हो सकता है उधर से ही हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि इधर से, ठीक है। तो और ये भी हो सकता है कि फौरी तौर पे इत्तेफाक हो जाए, ये भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन तक मामला जाए। जैसे हमने देखा कि पंजाब में मोहसिन नकवी साहब का नाम फिर इलेक्शन कमीशन से आया था। तो इसलिए जो है वो इस तनाजुर में देखा जाए मामलात को कि अगर जो है वो उधर से नाम, और अगर उधर से इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है तो फिर राजा रियाज साहब के पास फिर कोई ट्रम्प कार्ड होंगे जो होगा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये अगला हफ्ता इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसमें अदालती मामलात, फैसले, इसमें मुशावरत आपस में, ये इजलास, और कोई बिल इसमें आता है, और कोई कानून साजी होती है नहीं होती, मुशावरती अमल कैसे होता है,
और ये जो कवानीन हैं मुख्तलिफ जो पास हुए हैं इस पार्लियामेंट से, वो किस तरह से असरअंदाज होते हैं आने वाले दिनों में मुल्की सियासत पे। लेकिन मैं इसमें एक बात की वजाहत करूं कि कल मैंने एक बात की थी, और वो मैंने बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले या ई कमीशन या कोई वो जो बना है सोशल मीडिया के हवाले से और वो सारा, तो उसमें मैंने एक बात की थी। आज मेरी कुछ और लोगों से मेरी बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि ये जो है ये एक तो वो है ना सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स और उनके लिए लाइसेंसिंग की ज़रूरत होगी और ये सारा होगा, लेकिन एक बात और इसमें ध्यान में रखें जो मैंने कल बात की थी, मैं तो उसको दोबारा दोहरा रहा हूँ। चैनल्स को जो टीवी चैनल्स हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अलग लाइसेंस दरकार होगा। अच्छा, जो मैंने कल भी बात की थी मैं उस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ, क्योंकि जो पैमरा का लाइसेंस है वो टीवी चैनल का लाइसेंस है, वो पैमरा के लाइसेंस में सोशल मीडिया नहीं आता। तो मैंने आपको बताया था कि CNN की लाइव ट्रांसमिशन नहीं होती। अच्छा, तो इसी तरह से जो पैमरा है वो तो टीवी लाइसेंस उन्होंने दिया जो टीवी में है, जो टीवी में है, लेकिन अगर वो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है दुनिया में किसी जगह पे, या वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यानी यूट्यूब पे या किसी और अंदाज में देखा जा रहा है, तो उसका लाइसेंस अलग होगा। अब वो लाइसेंस वो अलग लाइसेंस हो गए हैं, यानी एक टीवी लाइसेंस है लेकिन उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो इस कानून के मुताबिक उसे लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अलग लाइसेंस चाहिए, क्योंकि वो फिर सोशल मीडिया जो है उसमें है। ये लाइसेंस जब जो दिया जा रहा है तो लाइव स्ट्रीमिंग का उसमें जिक्र नहीं है। और उसमें जाहिर है कि सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस और ये तो ये एक ऐसी बात है जो कि मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान का जो मीडिया है उस पर असरअंदाज होगी, ना सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बल्कि जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स हैं उनकी भी लाइव स्ट्रीमिंग पे। सही, ठीक है, क्योंकि उनकी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे होते हैं पूरी दुनिया में या पूरे मुल्क में लोग, तो उनको फिर लाइसेंस अपना अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक तो ये हुकूमत के अब क्या जहन में है, ये सारी बड़ी जमातें हैं इनके क्या जहन में है, इसके पीछे क्या किस तरह ये देखते हैं, लेकिन बहरहाल ये भी कानून इसमें आ गया। अच्छा, तो दूसरी जो बात है, और अच्छा तो ये अगला हफ्ता जो है यानी वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो आज तो अबू धाबी वहाँ के फरमर वहाँ के भाई, उनके छोटे भाई का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और वो उनकी ताज़ियत के लिए गए और उसके बाद वो वापस आएंगे और फिर ये प्रोसेस अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये बहुत अहम दिन है, यानी ना सिर्फ ये हफ्ता ज़ाहिर है कि निगरान हुकूमत बनेगी, उसके बाद निगरान हुकूमत कितने अरसे चलेगी, 90 दिन 60 दिन अभी तक मुख्तलिफ, लेकिन ज़्यादातर वो 90 दिन की बात है, 60 दिन हो 90 दिन जो है जैसे भी हो, और फिर उसके बाद इलेक्शंस की सबबंदी कैसे होती है, और उसमें जो है वो जैसे ही इलेक्शंस, मैंने आपसे कल भी बात की थी और मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि इलेक्शंस, ये इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा, ये तमाम दुनिया जो है ना एक तरह से आप समझें कि ये मतलब बड़े बड़े जो है ना ऐसे इंतखाबात हो रहे हैं इस इलेक्शन ईयर में कि जिनको आपस में ये लिंक्ड होंगे सारे, ठीक है। और उसमें पाकिस्तान का इलेक्शन जी, उसमें इलेक्शन ईयर है तो पाकिस्तान का इलेक्शन, अमेरिका का इलेक्शन और इंडिया का इलेक्शन, ये 3 इलेक्शंस ऐसे हैं जो कि इत्तेफाक से एक ही टाइम फ्रेम में हो रहे हैं। और जाहिर है कि अमेरिका भी अब जा रहा है इलेक्शन मोड में जी, बड़ी हद तक वो चला गया है। जो उनकी बाहर की पॉलिसीज़, चाइना, इधर यूक्रेन जो भी है, वो ज़ाहिर डोमेस्टिक अपने नज़र डालेंगे मामलात पे। पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान और इंडिया, अच्छा मैं पाकिस्तान के इलेक्शंस के अंदर तो मेरा ख्याल है इशू फॉरेन पॉलिसी नहीं होगा पाकिस्तान के, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के इलेक्शन में फॉरेन पॉलिसी कोई इशू होगा, इसलिए कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक
जो मामलात हैं वो ठीक हैं सिवाय मईशत के। यानी पाकिस्तान एक बहुत आप समझ लें कि एक ऐसे मोड़ से गुजर रहा है। नाजुक मोड़ तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, ये तो एक मज़ा सा बन गया है, लेकिन नाजुक मोड़ से नहीं गुजर रहा, लेकिन एक ऐसे मोड़ से ज़रूर गुजरा है जहाँ मजबूत फैसले करने हैं, क्योंकि दुनिया जो है वो दोबारा, यानी आप समझ लें कि दूसरी जंग अजीम के बाद की दुनिया जो कि 1991 में आके ख़त्म हुई, ठीक है, जो कि बाइपोलर दुनिया थी, और फिर वो एक तरफ एंड ऑफ हिस्ट्री और वो सारा मामला हो गया, फिर वो दोबारा टूट गई कई पोल्स के अंदर। तो पाकिस्तान ने उसमें अपनी एक अभी तक बड़ा बैलेंस रखा हुआ है पाकिस्तान के यानी पाकिस्तान एज सच कोई वेस्टर्न या अमेरिकन ब्लॉक में नहीं है, लेकिन वेस्टर्न और अमेरिकन ब्लॉक से के ख़िलाफ़ भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है कि चाइना के करीब है, और जो है वो, लेकिन ये नहीं है कि वो अमेरिका के अगेंस्ट है। तो पाकिस्तान ने आइंदा आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारी चीज़ों को बहुत अहम फैसले करने हैं, और क्योंकि यूरोप खुद डिवाइडेड है, यूरोप डिवाइडेड है इस वक्त, ठीक है ना। यानी उनके पुराने इत्तेहादी, यानी दूसरी जंग अजीम तो यूरोप में लड़ी गई है ना, अमेरिका में तो नहीं लड़ी गई। तो यूरोप जो है वो यूरोप में या पैसिफिक में दूसरी जंग अजीम, तो यूरोप जो है वो खुद डिवाइडेड है कि भाई हमारा पंगा तो सोवियत यूनियन थे, चाइना के साथ, चाइना के मामलात पे भी, नहीं यूक्रेन के ऊपर भी। तो पाकिस्तान भी इसी तरह से जो रीजन में और अपने खारजी महाज पे ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है कि मईशत और माशी हवाले से आप अगर मजबूत होंगे तो फिर आप एक ज़्यादा बेहतर इक़दाम उठा सकेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। अच्छा, मैं इसमें एक बात और कहूँ इसमें जी, वो ये है कि एक तो कल मैंने एक तस्वीर दिखाई है जो नाइजर के अंदर, नाइजर और नाइजेरिया में फ़र्क है। पहली बात तो ये बॉर्डर लगता है दोनों का, लेकिन ये कि नाइजर अलग है, नाइजेरिया अलग है। और वहाँ पर जो एक तस्वीर में बिल्कुल वो, क्योंकि उनका जो झंडा है वो बिल्कुल इंडिया से मुताबिकत रखता है, तो मैं उसमें इंडिया कह गया था, लेकिन वो नाइजर का फ्लैग है। अमेरिका और नाइजर की जो बेस, मैंने एक तस्वीर दिखाई थी बेस की, तो मिलिट्री बेस अमेरिका की नाइजर में, तो वो मैं उसकी वजाहत करूं। और मैं आपको ये बताऊं कि बड़ी ये जो है ना, ये फ्लैग जो है ये नाइजर का फ्लैग है, ये जो बेस के ऊपर है। अच्छा, मैं इसमें बात ये आपको बताऊं कि ये मैंने बात क्यों की थी और उस बात को मैं इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। अच्छा, ये इलेक्शन अमेरिका में किस तरह से लड़ा जा रहा है, ये बात इम्पॉर्टेंट है। ये बात इंडिया में किस तरह से लड़ा जा रहा है इलेक्शन, ये बात भी इम्पॉर्टेंट है, और ये बात मैं भी डिस्कस करूंगा। और मेरे लिए थोड़ी सी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इंडिया में इलेक्शन का जो खदोखाल बन रहा है, पाकिस्तान में क्या खदोखाल बन रही, इंटरलिंक्ड हैं सारे। अच्छा, इसमें जो है, और पाकिस्तान के साथ क्यों लिंक्ड है इंडिया का इलेक्शन, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उनका इलेक्शन फॉरेन पॉलिसी पे हो रहा है। वो रीजनल फॉरेन पॉलिसी को एक मिक्स करके गालिबन अभी तक जो समझ में आ रही है बात, गलत भी हो सकता है, लेकिन एक अंदाज़ा है कि वो एक मिक्सचर होगा जिस पे इलेक्शन होगा इंडिया में लोकसभा का। अच्छा, इसमें जो बात है वो ये है कि पहली बात तो ये कि कल जो मैंने बात की थी कि ये जो नाइजर के अंदर तख्ता उल्टा गया है साहिल के इलाके में, ये साहिल के इलाके में आप ये समझें कि ये आखिरी मुल्क था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था अमेरिका के लिए। और इसको अमेरिका, रशिया, चाइना के तनाजुर में देखा जाए, वहाँ पे जो तख्ता उल्टा गया है उसको उसी तनाजुर में देखा जाए, और उस तनाजुर में देखा जाए, और ये देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको नहीं अल जज़ीरा ने आज इसके ऊपर पूरा लिखा हुआ है। अगर हम ये देखें कि अल जज़ीरा के अंदर एक स्टोरी है कि डिस्पाइट एंटी को रेट्रिक कैन वेस्ट एग्जिट नाइजर इट्स लेटेस्ट साहिल हब, बहरहाल उसमें उन्होंने बताया। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ वो ये है कि ये उस वक्त तख्ता वहाँ पे उल्टा गया है कि जब ये सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि पहले लेनिनग्राड था, ठीक है ना, जो बड़ा तारीखी, सेंट पीटर्सबर्ग में अफ्रीकन जो ममालिक हैं उनकी समिट हो रही थी। पीछे वैगनर ने या किसने क्या काम दिखाया ये हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि वैगनर ग्रुप जो है वो पीछे उन्होंने ये तख्ता जो है ये उलट दिया। अटलांटिक काउंसिल ने, अगर मैं
एक रिपोर्ट आज उनकी आज ही आई है सामने, और उसको मैं अगर यहाँ पे दिखा सकूँ, जो फर्स्ट स्लाइड है हमारी, इसको डिटेल रिपोर्ट है लेकिन इसको आप पढ़ सकते हैं अगर आप समझना चाहें वहाँ, कि क्रेमलिन सीक्स स्ट्रॉन्गर टाइज इन अफ्रीका एज वैगनर आइज नाइजर कू। ठीक है, तो नाइजर में जो है ये वैगनर ग्रुप की कारस्तानी है जो वहाँ पर जो हाँ मतलब वहाँ पे जाहिर है कि ऐसे तो नहीं कू हो गई। तो ये जो है ये इनके पीछे जो है ये रशिया, और रशिया में वहाँ पे मौजूद थे सारे, उनके जनरल सीसी भी थे वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि ये 5-6 मुल्कों के लिए हम जो हैं, और ये जो पीस प्लान आपने पेश किया है, अफ्रीकन ममालिक चाह रहे हैं कि सुकून हो जाए, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ का जो गंदम है, अफ्रीकन कंट्रीज़ से कोई इस वक्त सब कुछ कर रहे हैं, अमेरिका भी कुछ कर रहा है, रशिया भी कुछ कर रहा है, चाइना भी कुछ कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि एक तो वहाँ पे गोल्ड है, फिर ये कि गोल्ड है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, बहुत कुछ है वहाँ, बहुत कुछ है, और इसको आप छोड़ नहीं सकते अफ्रीका को। तो अफ्रीका पे सबकी नज़र है इस वक्त। तो अफ्रीकन ममालिक एक उनके पास लेके गए थे एक पीस प्लान, तो पीस प्लान के ऊपर प्रेसिडेंट पुतिन आज जो 2 रोज़ा समिट ख़त्म होगी तो उसमें पीस प्लान का ऐलान भी करेंगे। अच्छा, मैं इस पे वापस आता हूँ, इस पर बात करता हूँ, और उन्होंने गंदम देने का भी ऐलान किया है कि नाइजर को भी हम देंगे, और जो 5 ममालिक को उन्होंने ऐलान किया है कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को भी देंगे और बाकी सबको, सोमालिया को भी देंगे। लेकिन वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो कॉन्फ्रेंस के दौरान एक अजीब तमाशा हुआ है, और तमाशा ये हुआ है कि वहाँ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के जो सदर पहुँचे हुए थे, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक या CAR जो है ये बिल्कुल साथ है उसके, ये यानी नाइजर के एक तरफ माली और इस तरफ आप देखें तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट के साथ जो है वो अचानक लोग परेशान हो गए देख के कि ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, ये आदमी कौन है, ये आदमी कौन है। तो पता चला कि प्रिगोजिन जो है वैगनर ग्रुप के सरबराह, वो भी वहीं सेंट पीटर्सबर्ग में ही समिट में, हाँ समिट के आसपास उनकी तस्वीर आ गई, वो तो उनकी ये तस्वीर आ गई। ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के जो समिट हो रही है, हाँ। और समिट में ये जो है वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के जो सदर हैं, ये पोलैंड की तरफ जाना नहीं चाह रहे थे। नहीं ये वही है ना, ये वो है नहीं, ये वो है जो कि बेलारूस और जो पोलैंड में वैगनर ग्रुप जा रहा था, और ये सारे, और फिर ये हो गया वो गया। अब एक पुरस्कारियत घूमी हुई है ये वेस्टर्न मीडिया में, CNN, फाइनेंशियल टाइम्स, आगे पीछे उनके कमेंट्री चल रही है फॉक्स न्यूज़ पे कि ये क्या चक्कर हुआ है, और ये BBC कह रहा है कि वैगनर वॉज स्पॉटेड है रशिया ड्यूरिंग अफ्रीकन समिट। अब एक खप पड़ी हुई है, रौला पड़ा हुआ, रौला रप्पा किधर है, कौन है ये आदमी, कोई क्या, ये अजीब। मैंने कहा ना जब प्रेसिडेंट पुतिन ने ये अच्छा खासा एक इशू खड़ा हो गया है कि भाई ये जो है ये बंदा कहाँ से आ गया है, ये कौन है, कहाँ से आ गया है, और ये जो है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कैसे घूम रहा है। उसकी तस्वीर डाल दी है, हमने BBC को कोट भी कर दी यहाँ पे, लेकिन इस सारे मीडिया में ये इस वक्त जो है ना डिस्कस हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं फॉक्स देख रहा था और ABC, उसमें ये हर जगह डिस्कस हो रहा है कि ये क्या हुआ है, ये कैसे घूम रहा है सेंट पीटर्सबर्ग में, और ये अफ्रीकन कंट्रीज को, अफ्रीका में तो कूस में वैगनर ग्रुप की बड़ी प्रेजेंस है अफ्रीका में, और ये सीरिया में, सीरिया से ज़्यादा वहाँ हो गई है अफ्रीका में। एनीवे, तो वो बंदा वहाँ पे तस्वीर में आ रहा है और वो मिल रहा है, इस्तकबाल कर रहा है सबका, हंसी खुशी राजी, और प्रेसिडेंट पुतिन ने भी खिताब किया। और दूसरी जो बात है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के जो पितराए हैं उन्होंने भी खिताब किया, और उन्होंने कहा कि मैं 200 जो केरल हैं, उन्होंने कहा कि मैं 200 गिरजाघर खोल रहा हूँ, ऑर्थोडॉक्स गिरजाघर अफ्रीका में। और उन्होंने कहा कि जो मगरबी चर्च है उसके बरक्स में जो ये जो हम जिस परस्ती है और ये जो इस तरह की लग़वियात, उन्होंने कहा कि ईसाईयत के ख़िलाफ़ है। और ये भी जहन में रखें कि उन्होंने शदीद मज़म्मत की है कुरान पाक की बेहुरमती की। रशिया ने ऑफिशियल इसकी बड़ी सख्त मज़म्मत की है, और उनके चर्च की तरफ से भी बड़ी सख्त मज़म्मत आई है इसकी। और उन्होंने कहा है किसी सूरत इसको हम रशिया के अंदर ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त, ऐसे को कुछ कभी कुछ हुआ तो हम जो है वो उसको वही बिल्कुल कैपिटल पनिशमेंट देंगे, बड़ी सख्त से सख्त सज़ा। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़। अच्छा, मैं ये जो बात कह रहा हूँ ना इलेक्शंस की, देखें पाकिस्तान का इलेक्शन तो मुकम्मल तौर पे डोमेस्टिक सिचुएशन पे होगा गालिबन, कि महंगाई यहाँ पे
जो है वो सेहत, अवाम, इन्फ्लेशन, ये सारे इश्यूज, ठीक है, ये इशू डिस्कस होंगे। इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा। ये बात मैं इस पे मैं हो सकता है गलत हूँ, लेकिन मैं जो थोड़ा सा अपना ज़ाहिर है आदमी देखता है चीज़ों को तो एनालिसिस करता है। देखें, मुझे ये बात मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मणिपुर में या मिज़ोरम में या ये जितनी ये जो नॉर्थ ईस्ट है इंडिया का, वहाँ पर इतना कुछ हो रहा है और जो सिख हैं वो मुजाहरे कर रहे हैं और बाकी जगहों पे मगरबी बंगाल में इतना कुछ हो रहा है, तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसके ऊपर सीरियस क्यों नहीं है, संजीदा क्यों नहीं हो रहा है? और ये तो स्ट्रेटेजिकली एक बड़ा ख़राब मामला हो जाएगा कि मुल्क के अंदर अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो ये तो बड़ा बहुत आसान है। मैंने कहा तज़किया गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं उसकी वजह जो मैं थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि मतलब उसको तब्दील कर दें, एक बंदे को फ़ौज को हैंड ओवर कर दें, सिक्योरिटी फोर्सेस और भेज दें, खाना जंगी ख़त्म हो जाएगी, अलहदगी के ये नारे वारे ख़त्म हो जाए, इसको ज़रा संभाल लें चीज़ों को। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने दो तीन बातें ऐसी की। एक तो उन्होंने जो कि अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है, तो उन्होंने कहा कि ये क्विट इंडिया, अच्छा इंडिया छोड़ दो। ये तो महात्मा गांधी ने 1942 में जो दूसरी जंग अजीम के दौरान उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त तहरीक चलाई थी महात्मा गांधी ने, और इंडिया छोड़ दो, और ये बरतानवी राज के ख़िलाफ़, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी, बहुत कुछ हुआ था और बड़ा असर पड़ा था उस तहरीक का। तो इन्होंने अब ये जो अपोजिशन जमातें सारी, पहले तो उन्होंने कहा कि ये ज़बरदार हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये इंडिया मुजाहिदीन और ये, और उसके बाद ये कि उनको मुख्तलिफ नाम दे दिए, ठीक है, और उनको एक तरह से ये नहीं आप समझें कि वो बिल्कुल अलग कर दिया कि जो भी सामने है वो बिल्कुल ही, जो भी उनसे मुखालफत कर रहा है या जो भी उनको अपोजिशन में, ये बात उन्होंने कर दी। फिर उनके जो मुख्तलिफ MPs हैं और उनके जो मुख्तलिफ अरकान हैं, उनमें से कुछ तो रिज़ाइन कर गए बीजेपी के लोग, मणिपुर के अंदर हालात देख के और मिज़ोरम में हालात देख के, क्योंकि वहाँ लोगों ने रहना है। और ये एक दफ़ा ये शुरू हो जाए ना, मैंने कल भी कहा था, ट्राइबल वॉर शुरू हो जाए, बड़ा इसमें अजाब होता है, ख़ासतौर पे अगर वो ये कह रहे हैं कि म्यांमार से भी लोग आ रहे हैं। अगर एक पोरस बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर बहुत पोरस बॉर्डर है, ये जो है ना, ये गोल्डन ट्रायंगल के इलाके, और यहाँ पे ओपियम उगता रहा है साल से, ये तो गोल्डन ट्रायंगल नाम ही CIA ने दिया था। तो ये जो है ये मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्यों इस तरह। फिर उसके बाद उनके लोगों ने ये बात की, उनके लोगों ने कहा कि जी ये क्विट इंडिया की उन्होंने बात कर दी। अच्छा, उन्होंने मणिपुर के ऊपर कुछ भी नहीं बात की, उन्होंने मिज़ोरम पे कोई बात नहीं की, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ गई जो कि नाकाम हो जाएगी यकीनन। तो मैं ये थोड़ा सा काफ़ी मतलब ज़ाहिर है कि उनको मीडिया से देखा, जिन 2-3-4 लोगों से, बहुत ज़्यादा तो वहाँ नहीं है कोई जान पहचान के मणिपुर, लेकिन मैंने कहा यार समझ नहीं आ रहा कि इस बहरान को ख़त्म क्यों नहीं कर रहे, मोदी सरकार तो ख़त्म क्यों नहीं कर रही। फिर उन्होंने एक बात की कि जो क्विट इंडिया, उनके MPs ने कहा, और क्विट इंडिया नहीं, भारत छोड़ दो, वो INDIA है ना उनका मुखफ़फ़ जो कि अलायंस बनाए सामने, तो उन्होंने कहा भारत छोड़ दो और छोड़ के चाइना या पाकिस्तान चले जाओ। अच्छा, ये मेरे लिए जो बात है ना, ये मैं इसको थोड़ा सा, मैंने कहा 1 मिनट है, जो ये जो बयान है, ये बयान बड़ा यानी कुछ अजब सा बयान है कि जितने उनके मुखालफीन हैं वो छोड़ दें, भारत को छोड़ दें, और वो जो हैं वो चले जाएं पाकिस्तान या चाइना, ठीक है, और पाकिस्तान या चाइना चले जाएं और इंडिया को वो छोड़ दें। तो ये मेरे लिए ज़रा थोड़ी सी जो है वो ये अपोजिशन को अटैक किया, लेकिन साथ ही कहा कि वो चाइना या पाकिस्तान चले जाएं, ठीक है, ये 2 मुल्कों में उनका नाम लेके उन्होंने कहा। अच्छा, ये अब बात ये सारी कि पाकिस्तान या इंडिया चले जाएं और वो छोड़ दें राजस्थान में, और बाकी जो वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ जहाँ वो कह रहे हैं कि ये छोड़ के चले जाएं। ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि ये बात करना, इसका मतलब ये है कि उनके इलेक्शंस में देखें, या तो होता है आप इकॉनमी को डिस्कस करते हैं,
आप अचीवमेंट्स डिस्कस करते हैं, आप फॉरेन पॉलिसी में आपने क्या गेन किया आप वो डिस्कस करते हैं, आपने लोगों की ज़िंदगियां कैसे बेहतर बनाई। किसी कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो या पाकिस्तान की कोई पार्टी हो या कोई बीजेपी हो या कोई रिपब्लिकन हो, दुनिया भर में वो सामने वालों पे तनकीद करते हैं लेकिन साथ साथ वो अपनी कारकर्दगी बताते हैं। इंडिया में कुछ अजब सा कुछ माहौल ऐसा हो गया है कि देखें, जो मणिपुर में जो भी लोग हैं, चाहे वो कुकीज़ हैं, मेतीज़ हैं, दोनों तरफ से ज्यादती हो रही है ना। ज्यादती एक तरफ से तो नहीं होगी, कबाइल हैं दोनों तरफ के, दोनों तरफ मिले। हम तो कह रहे हैं भाई एक फटा पड़ा हुआ है और वो फड्डे को, उस फड्डे को मजहबी रंग दे दिया है, ठीक है, जो कि गलत है। जो करते 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 वो बाकी रियासतों में उसके असरात आएंगे। लेकिन बात यह है कि चाहे वो कुकीज़ हैं, चाहे वो मीतीज़ हैं, चाहे वो कोई भी हैं, वो चाहे वो नागाज़ हैं, वो हैं तो भारतीय हैं, ठीक है। मतलब हम तो भारत कहते हैं और हिंदुस्तान कहते हैं तो हमें तो एक ही तरह से लगता है। ये तो अभी नया शुरू हो गया है शोशा, जिसके ऊपर आप यकीन करें कि मैं तो हर रोज़ ये देख के ना कि क्या हो रहा है। मतलब हमने अपनी ज़िंदगी में, मतलब है कि मैं कम से कम अपनी ज़ात तक है, हम कभी सुनते थे ना किशोर कुमार या लता जी या मोहम्मद रफ़ी या मुकेश, मतलब हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा कि इनमें से कौन जो है वो मुसलमान है या कौन जो है वो हिंदू है या कौन इसमें से ईसाई है। मतलब मज़हब की तरफ कभी गया ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं इस तरह से, तो तसव्वुर भी नहीं किया कि यार अमिताभ बच्चन कौन है, तो दिलीप कुमार जो है वो, मतलब अच्छा जी उनका नाम यूसुफ खान है, दिलीप कुमार, मतलब ऐसा कोई, ये कोई बड़े, ये इस कदर नफरत फैल गई है इंडिया में कि मुझे उससे ये एक मेरा तासुर ये है कि उनकी जो पॉलिटिक्स है पूरी इलेक्शन की, वो शायद उस बुनियादी किरदार ही उसमें नफरत है। नफरत के ऊपर ही लड़ी जाएगी सियासत, यानी सियासत इस बात पे होगी कि कौन नफरत करता है दूसरे से, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है कि अगर नफरत आपका पॉलिटिकल सिनेरियो बन गया कि जो हमारे मुखालिफ है वो छोड़ जाए, भारत छोड़ जाए, दफा हो जाए यहाँ से, इंडिया छोड़ जाए, वो इंडिया का गद्दार है, उसको निकल जाए यहाँ से, जहाँ जाना है, चाइना चला जाए, पाकिस्तान चला जाए। डॉक्टर साहब आपने बताया, ये मैं सिर्फ इसको बात कंप्लीट करूँ, मैं इसलिए ये मेरे लिए थोड़ी सी परेशान कुन, एक तो ये है कि नफरत पड़ोस में, दूसरी बात ये है कि 2019 में एक वाकया हो चुका है। देखें, मुल्क, मैं इसलिए ज़्यादा हूँ कि जब आप इलेक्शंस में क्विट इंडिया कर रहे हैं ना, तो क्विट इंडिया करके फिर आप, इन्होंने पाकिस्तान और चाइना दो जगहों का नाम भी लेने शुरू कर दिए इनके एमपीज़ ने। अभी 2019 हमारे जहन से नहीं गया, और 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, और पुलवामा अटैक हुआ था और इलेक्शंस का फुल माहौल था। ये हुआ था फरवरी में, फिर पुलवामा हुआ था, और उसके बाद उनका चूँकि इलेक्शन का प्रोसेस लंबा है तो ये शुरू हो गया था मेरे ख्याल से अप्रैल में और मई में, तो 1 महीना 2 महीने पहले ये पुलवामा हुआ था। और ये बात बड़ी अजीब सी है कि वहाँ पे ममता बनर्जी ये कह चुकी हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये यानी मगरबी बंगाल की जो वज़ीर आला हैं, उनको पता, वो कह चुकी हैं, बयान दे चुकी हैं ममता बनर्जी। फिर उसके बाद वहाँ पे जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं मनिक सरकार, वो बयान दे चुके हैं, ठीक है, कि बीजेपी यूज़ पुलवामा अटैक। फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पे सत्यपाल मलिक जो कि गवर्नर थे साबिक, वो कह चुके हैं कि 2019 की लोकसभा इलेक्शंस वर फॉट ऑन बॉडीज ओवर ऑफ सोल्जर्स। ये जो हैं ये कोई राह चलते लोग नहीं हैं, ये कोई राह चलते लोग नहीं हैं, ये रियासतों के वज़राए आला हैं, मौजूदा और साबिका। ममता बनर्जी तो अभी भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो पुलवामा अटैक था वो हुआ था इलेक्शंस के। मुझे जिस बात की परेशानी हो रही है वो ये है कि ये इसमें इस पूरी नफरतों का खेल हो रहा है ना सारा। क्विट इंडिया, तो क्विट इंडिया कहाँ, मतलब इंडिया छोड़ के कहाँ जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, कहाँ चले जाओ। वो इस पूरी पॉलिटिक्स को लिंक कर रहे हैं, चाइना से तो एक हद तक करेंगे, पाकिस्तान के साथ लिंक कर रहे हैं इसको अनफॉर्चुनेटली। क्विट इंडिया, अच्छा अब अगर पाकिस्तान के साथ लिंक कर रहे हैं और अभी से शुरू हो गया है, ये स्लोगन पढ़ के मैं थोड़ा सा ये अच्छा, मैं हो सकता है मेरी दुआ है कि गलत हो मेरा एनालिसिस, लेकिन अगर आप क्विट इंडिया कर रहे हैं तो क्विट करके कहाँ जाएंगे वो, मतलब आप उनको किसके साथ लिंक कर रहे हैं। ये तो नहीं कहेंगे ये चीन के एजेंट हैं, चाइना के एजेंट हैं। चाइना तो इंडिया में बिकता भी नहीं है, इंडिया के जो अवाम है उसमें चाइना नहीं बिकता, ठीक है, वो तो चाइना, पाकिस्तान बिकता है, उनकी मार्केट में पाकिस्तान बिकता है। अच्छा, तो वो जो है वो बात यह है कि वो अब अगर उसमें
ये करने जा रहे हैं वो कि अपनी तमाम मुखालफिन को वो कह रहे हैं कि ये तो गद्दार हैं, और तो फिर गद्दार हैं तो ताल्लुक किससे है? पाकिस्तान में तो हर किसी जाता है ना, कभी इस मुल्क का कभी, लेकिन मसला ये है कि वो उनके यहाँ तो एक ही गद्दार होगा ना जो पाकिस्तान के साथ होगा, अमरीकी गद्दार तो हो ही नहीं सकता, चीनी को पता ही नहीं आम लोगों को। तो वो कहीं ये क्विट इंडिया करके सारी अपनी ऑपोजिशन को मत्थे डालने लगे हैं, और ये अगर नफरत के ऊपर सियासत होगी, इलेक्शन होगा, तो वो कहीं बार बार अगर पाकिस्तान को लाएंगे दरमियान में, ये मैंने आपसे कहा कि पुलवामा हो चुका है, पहले पुलवामा हो चुका है, ठीक है, उसमें बड़ी बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ था, लेकिन वो सारा मलबा डाल के पाकिस्तान के ऊपर, और उसके बाद वो इलेक्शन और वो खुलेंगे चीज़ें। अब मणिपुर का वाक़या है डॉक्टर साहब, ये मामला इंतखाबात की तरफ जब मामला जा रहे हैं तो क्या इसको अभी सॉर्ट आउट नहीं हो जाना चाहिए? देखिए यही तो इशू है ना कि इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है। मैं जो बात कह रहा हूँ ना, इस वक्त ये होता है कि आप जाते हैं लोगों के जख्मों पे रखते हैं मरहम। इलेक्शन ईयर शुरू है ना, आपने नहीं 2-3 साल तक कोई गड़बड़ भी हो गई, चलो ये थोड़ी बिकेगा वहाँ पे कि जो फ्रांस से ताल्लुक आते हैं और ये कैसे हैं आपके, वो तो पाकिस्तान के अंदर भी जो आम गरीब आदमी कहता है भाई हमारी महंगाई देखे ना, इस वक्त आम आप कहेंगे जी हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात ठीक हो गए, इतने मुल्कों से ये हो गया वो कहेंगे भाई ये मेरे बिजली का बिल तो देखो, ये मेरी रोटी कितने की मिल रही है। पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में इस वक्त आप कहेंगे जी सेमीकंडक्टर फलाना डिमाकना, वो छोड़ दें, अब लोग पब्लिक कहेगी यार एक मिनट हट जाओ, ये हमारी महंगाई, ये हमारे इश्यूज। उनको फिर अगर आपने इंगेज करना है ना किसी चीज में, तो एक ही चीज है और वो है नफरत। नफरत को आप एक तीली लगा दें, और नफरत इतनी बिकती है, आप देखें कि उन कबाइल के अंदर जहां पे औरतों का सबसे ज्यादा रोल है और इज्जत है, उनकी खवातीन के साथ क्या हुआ। और फिर तो मैं ये मेरा एक, यानी मैं कह रहा हूं कि ये खुदा करे गलत आइडिया हो, हाँ। लेकिन अगर नफरत के ऊपर, वरना वो देखें 2 मिनट में इलेक्शन ईयर है ना, हाँ। 2 मिनट में वो मणिपुर पहुंचते, वो 4-5-10 बंदे, इशू रिजॉल्व होता ना होता, लेकिन 2-4 बंदे फड़का देते, ब्यूरोक्रेट इधर से उधर आगे पीछे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कर दिया वो कर दिया, एक हल्लड़ गुल्लड़ मची होती, मीडिया वीडियो भी लोग ठुस हुए कि वो देखें सबसे पहले पहुंच गए ये बच्चों के, तो जैसे होता है सियासतदान करते हैं, लेकिन ये कि बिल्कुल वहां से अलग कर देना अपने आप को, और फिर ये कह देना कि जो लोग उनके लिए आवाज उठा रहे हैं सर, वो इंडिया छोड़ के चले जाएं। एक ब्रेक का वक्त हुआ, डॉक्टर साहब वापस आके बात करेंगे मजीद सियासी मामलात पर भी। मेरी दुआ है कि मेरा अंदाजा गलत हो, लेकिन इसमें उनकी जो है ना, वो अगर हेट्रेड पे इलेक्शन हुआ ना, तो फिर अंदर भी क्राइसिस होगा, रीजन में भी मजीद चैलेंजेस होंगे भारत के लिए। ठीक है, पाकिस्तान, मैं तो सुन के परेशान हो गया कि क्विट इंडिया करके किधर जाएंगे इंडिया के लोग भाई, जो एहतजाज कर रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, इंतखाबात की तरफ अब जब मामलात जा रहे हैं तो बहुत सारे कानूनी मामलात भी हैं जिनमें सामना करना पड़ रहा है हुकूमत को। अब क्या ये कानूनी मसाइल दरपेश आएंगे आने वाले दिनों में हुकूमत को, या फिर किसी तरह की मुश्किलात होंगी? इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, तो अब ये इलेक्शंस, ये निगरान हुकूमत के दौर में भी महफूज फैसले आ सकते हैं, उससे पहले भी आ सकते हैं। तो ये अब देखना ये है कि क्योंकि फैसले महफूज हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले उन्होंने महफूज करके रखे हुए हैं जी। तो ये इस हफ्ते में भी सुना सकते हैं, और महफूज फैसले भी हो सकता है कि निगरान हुकूमत में आ जाएं, और इस हुकूमत के लिए कुछ नहीं कह सकते कि, लेकिन फैसले बहरहाल महफूज हैं बहुत सारे। अच्छा, दूसरी जो बात मैंने की, मतलब मेरी दुआ है कि ये अंदाज़ा गलत साबित हो पड़ोस के इलेक्शंस में, कि वहाँ पर ये क्विट इंडिया से निकल के वो अंदर के जो भी इश्यूज़ हैं उसको, क्योंकि क्विट इंडिया से तो फिर पूरी आप रीजन को लेकर आ गए ना कि भारत छोड़ दो, और ऑलरेडी चूँकि शुरू कर दिया, तो उसके नतीजे में ये मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ा अजब सा मामला हो गया। क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि इलेक्शंस में जो है, और वो इल्ज़ाम अभी तक इल्ज़ाम, और उस इल्ज़ाम को ख़ुद वहाँ के वज़राए आला ने और वहाँ के जो सियासतदानों ने, जो कि इस अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो 300 ज़्यादा सीटें मिली थी 2019 के इलेक्शंस में, वो पुलवामा हमले की वजह से मिली, तो यूज़ किया गया था।
दूसरी तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है, और मेरा ख्याल है कि अपनी परफॉर्मेंस पे अपने लोगों पे, सारे ही सियासतदानों को अपने लोगों के अंदर नफ़रतें ख़त्म करके उनको डिलीवर करने की तरफ जाना चाहिए। और ये खाना जंगी और ये वक्त, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे कोई बीजेपी आ जाए, कोई पार्टी, ये तो साल से चल रहा है मसला। इसको तो कोई इसका सोल्यूशन ढूंढे, कोई कमेटियां बना दें, 2-4 सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजें, सबको कहें ख़त्म करो मिलिटेंट्स को, ख़त्म, बंदूक लगे लोगों को बिठाएं, उनके जो बड़े, मतलब ये। लेकिन ये जो बात है ना कि बिल्कुल बात ना करो और सारे के सारे वो जो है वो भारत छोड़ के चले जाएं, ये मेरे लिए ज़रा तो परेशान कुन बात है। अच्छा, लेकिन देखते हैं, और मेरी दुआ है कि ये गलत हो, अंदाज़ा ये गलत हो कि ये क्विट इंडिया में रीजन को ना लपेट लें जी, और फॉरेन पॉलिसी उनका एजेंडा ना बन जाए, ये नफ़रतें एजेंडा ना बन जाएं किसी पार्टी का। अच्छा, एक बात मैं नफरत कहूँ कि ये देखें, ममालिक आपस में मिल रहे हैं ना, बहुत सारे ममालिक की आपस में दोस्तियाँ हो रही हैं, बहुत सारे ममालिक आपस में मिल रहे हैं। तुर्की, सऊदी अरेबिया, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, मिस्र, ये सारे मामला मिल रहे हैं। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जिसकी तरफ लोग देख रहे हैं कि उसके और दूसरे मुल्क के ताल्लुकात कब ठीक होते हैं, और वो है मिस्र और ईरान। ईरान वाहिद अरब मुल्क है जिसमें मिस्र का सफारत खाना नहीं है अभी तक, सफ़ीर बाकायदा प्रॉपर सफारत खाना नहीं है। तारीख़ बड़ी पुरानी है, बहुत पुरानी तारीख़, हज़ारों साल पुरानी। ईरानी सल्तनत जो है वो एक ज़माने में मिस्र तक पहुँच, जो है उसने कब्ज़ा किया हुआ था या इन्वेट किया था, और पुराना मिस्र, पुरानी तहजीबें हैं दोनों। लेकिन ये है कि इनके ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब रहे हैं सर जंग के दौरान। ख़ासतौर पर जमाल अब्दुल नासिर जब आए, तो जमाल अब्दुल नासिर के आने, उससे पहले अच्छे भी थे। उससे पहले जो वहाँ की जो शाह फारूक जब थे, तो शाह फारूक की बहन की शादी हुई थी ना रज़ा शाह पहलवी के साथ, वो शहज़ादी फौजिया की, तो ताल्लुकात अच्छे भी थे। वो उनकी पहली वाइफ जो थी वो शाह ईरान की, वो तो मिस्र से उनका ताल्लुक था। लेकिन फिर ये हुआ कि जब वहाँ पर जमाल अब्दुल नासिर आ गए तो वो ताल्लुकात ख़त्म हो गए, शादी भी ख़त्म हो गई, ताल्लुकात भी ख़त्म हो गए। वो सोवियत कैंप में चले गए, ये जो हैं ये चले गए अमेरिकन कैंप में, और ये ताल्लुकात ख़राब ही रहे। और बाद में जो है वो ये ताल्लुकात कुछ बेहतर हुए। ज़ाहिर है कि जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ, जमाल अब्दुल नासिर तो पहले ही चले गए थे ना, तो वहाँ पे अनवर सादात आ गए थे जो कि अमेरिकन कैंप में थे। तो अनवर सादात की और शाह ईरान की दोस्ती हो गई, दोनों अमेरिकन कैंप में थे। लेकिन और इसीलिए फिर शाह ईरान की डेथ भी वहीं हुई। अनवर सादात ने ही वहाँ पर उनको पनाह भी दी जब इनकलाब आ गया। एक पूरी हिस्ट्री है ना, ईरान मिस्र ताल्लुकात, वहीं पर उनकी डेथ भी हुई। तो मिस्र के, तो फिर उसके बाद ताल्लुकात फिर ख़राब, इनकलाब आ गया तो वो ताल्लुकात ख़राब हो गए। मिस्र ने इसराइल के साथ ताल्लुकात ठीक कर लिए। अच्छा, और वो और ख़राब हो गए इनकलाब ईरान के बाद। अच्छा, फिर उसमें कहीं बेहतरी आई थोड़ी सी, और वो बेहतरी उस वक्त आई जब यहाँ पे हुस्नी मुबारक गए और मोहम्मद मुर्सी आए। तो उस दौरान ये हुआ कि मोहम्मद मुर्सी ने ईरान का दौरा किया, यहाँ से महमूद अहमदीनेजाद गए, तो ताल्लुकात थोड़े बेहतर हुए। फिर उसके बाद और थोड़े से बेहतर होना शुरू हुए। अब लेकिन यह है कि सारी जो लोग हैं इस वक्त मशरिक़ वस्ता के, वो देख रहे हैं कि तुर्की और मिस्र के ताल्लुकात ठीक हो गए, ईरान सऊदी अरब ठीक हो गए। ईरान और मिस्र की तारीख है, अनवर सादात को जिसने मारा उसके नाम पे सड़क रख दी थी ना, इस्लाम बोली के नाम पे तो सड़क थी, बाद में उसका नाम बदल दिया था ईरान ने बाकायदा। लेकिन वो एक पुरानी हिस्ट्री है ना, हिस्टोरिकली तारीख, दोनों तहजीबें हैं दो। अच्छा, वो सल्जुकों के दौर से ममलूक, उधर से उधर खिलाफत दूसरी बन गई थी, यहाँ से ईरान उनके तरफ लोग, तो मतलब बहुत सी यानी पुरानी तारीख में आप देखें तो ईरान और मिस्र के तो यानी हज़ारों साल पुराने ताल्लुकात हैं ऊपर नीचे उनकी हिस्ट्री में। तो बाकी मुल्क नहीं थे दरमियान में, वो तो सहरा थे, ये दो तहजीबें पुरानी। लेकिन इनके दरमियान ताल्लुकात कब ठीक होंगे, ये एक सवाल है बहुत बड़ा, जिसके ऊपर काम भी जारी है और मुख्तलिफ ममालिक कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन ईरान मिस्र के ताल्लुकात जो ठीक होंगे तो वो मेरे ख्याल से बड़ा तारीखी कदम होगा। अरब मुल्क अकेला है जो कि ईरान के साथ जिसके ताल्लुकात अभी सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को लूँगा, सब ख्याल रखिएगा।